हैं, है ना, लिख दे नाम, नाम नहीं लिखा हुआ नहीं तो तुम लोग गुस्सा मान जाओगे। रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए बात करते हैं पहले रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? पर जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है सर, रिडक्शन किसे बोलते हैं? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे क्लोरीन ने, सबका रिवर्स लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब रिडक्शन भी होती है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होती है। रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, उसे क्या बोलते हैं आप? रेडॉक्स रिएक्शन। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो, जो चार्ज आएगा, जो चार्ज आएगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में पहला रूल, सारे एलिमेंट जब एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंट्री स्टेट जैसे नेचर में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऐसे पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सोडियम ऐसे पाया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फॉस्फोरस ऐसे पाया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सल्फर ऐसे पाया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ होता है तो शो करता है +1, मेटल्स के साथ -1। अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स कंबाइंड स्टेट में शो करते हैं +1। सेकेंड ग्रुप वाले जो हैं वो शो करते हैं दैट इज +2। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह +2। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह क्या शो करते हैं? +1, जब कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन जनरली शो करता है -2, पर ऑक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2। जनरली ऑक्साइड्स में -2, पर ऑक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है उसे क्या बोलते हैं आप? रिड्यूसिंग एजेंट। सर कोई एग्जांपल? ये Na+Cl2 गिव्स यू NaCl। यहां एलिमेंट्री स्टेट में 0 0, +1, -1। सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। फिर इसका रिडक्शन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अरे बस कर यार, बस कर, है ना। एन फैक्टर कैलकुलेशन। जैसे ये कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। Mn का यहां पर +7 है,
इसका -2 है। सर ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, Mn में चेंज आ रहा है +7 से +2। तो इसका n फैक्टर कैसे निकालेंगे? Mn के कितने एटम्स हैं यहां पे? सर दैट इज 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, तो दैट इज 5। फिर एक एग्जांपल और करा दीजिए। बिल्कुल, सल्फाइड से सल्फेट बना रहा है, इसका कैसे निकालेंगे? यहां पर सल्फर +4 में है, +6 में है, वही एक्स रख के फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑक्सीजन इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके कितने एटम्स हैं? सल्फर के कितने एटम्स हैं? 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, सो दैट इज 2। अगर यही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है? जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और उसी चीज का रिडक्शन होता है। जैसे हाइड्रोजन का इधर से इधर गया, ऑक्सीजन का इधर से इधर गया, रिडक्शन हुआ, और यहां से आ जाने पर क्या हुआ? दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ। तब एन फैक्टर टोटल कैसे निकाला जाएगा? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इनटू एन फैक्टर रिडक्शन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। आइए बात करते हैं। पहले जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका एन फैक्टर निकालते हैं। जब ऑक्सीडेशन हुआ, बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 मॉड ऑफ पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, है ना, ऑक्सीडेशन होता है तो 0 में जाएगा, फिर 2 आया। जब रिडक्शन होगा, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ये भी 2 ही आएगा। तो रखो यहां पे वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। अगर किसी भी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है तो सिंपल तरीका बता रहा हूं, हमेशा इसी को यूज करिए, आंसर इसी से आ जाएगा हमें। देखिए इसको बैलेंस करना है, एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल से, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल से, खत्म। निकालो जरा इसका एन फैक्टर, निकालो जरा इसका एन फैक्टर। Mn का नंबर ऑफ एटम्स 1 मॉड में 7 -2 कम्स आउट टू बी 5। फिर इसका एन फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ एटम्स Fe के 1 पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ये बाद वाला, इसका एन फैक्टर 5 आया है जो इसके मोल्स है, इसका एन फैक्टर 1 आया है जो इसके मोल्स है। ठीक है जी, अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। ये 1 Mn है, 1 Mn, 5 Fe है तो 5 Fe। ऑक्सीजन बैलेंस होगा बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन कितने? 4, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 4H2O इधर। और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा एसिडिक मीडियम में? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 8, और इधर कितना है? तो बैलेंस हो गया। सर एक और करके दिखा दो, ऐसे एक और करके दिखा, कर देते।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे, +6 आएगा, इसका +3 आएगा, तो +3 दे ही रखा है, इसका +5। इसका एन फैक्टर निकालेंगे, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है। तो पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर -5 वाला ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर -5 वाला ऑक्सीडेशन, तो जो इसके एन फैक्टर है इसके मोल से, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल से। बैलेंस करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, यहां पर 4 क्रोमियम है, 4 बैलेंस हो गया, 6 नाइट्रोजन है, 6 बैलेंस हो गया। नहीं सर, ऑक्सीजन बैलेंस करो बाय एडिंग H2O। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 7 2 14, 14 और 12 कितने होते हैं बेटा? 26। इधर कितने हैं? 24 और 1 25। सर इधर 26 थे, इधर 25 है, तो इधर एक और H2O डाल दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, इधर 4 है, इधर 1 है। इक्वेशन बैलेंस्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी भी इंटीजर से सारे डिवाइड हो सके, ये सारे, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। बताओ किस इंटीजर से ये सारे डिवाइड हो सकते हैं? सर 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा, 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 और इसको 2 से। हो गया भाई। हो गया भाई। 2 क्रोमियम है, यस, 2 3 6 होते हैं, बिल्कुल सही है जी। एक मिनट, ऑक्सीजन सही बैलेंस्ड है। 7 और 6 कितने होते हैं? 13। गलत है सर, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। 7 और 6 कितने होते हैं? 13, और इधर 9 और 1 10। 10 का मतलब हुआ, 10 का मतलब हुआ इधर 3 कम है, और अब बैलेंस है भाई। कुछ ऊपर गलती हुई होगी, देखो मैं ऊपर कैसे हुई। 7 14, 14 और 12 26 होते हैं। हाँ, एक कैलकुलेशन गलत करी थी, 18 आना था ना, 18 का मतलब है 8 आना था यहाँ पे, 8 आना था, 8। कैलकुलेशन में गलती थी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है इससे डिस्प्रपोर्शनेशन वाला कैसे बैलेंस होगा, वो भी कर देते हैं। क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शन है? यस। इसी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, तो 2 बार लिख ले यार, ले लिख लिया। अच्छा, -1 -1 -2 0, ये रिडक्शन वाला हो गया, ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया। इसका एन फैक्टर अभी अभी फाइंड आउट किया था रिडक्शन वाले का, चाहे पीछे देख लेना 2 आया था। इसको भी अभी अभी जस्ट 1 या 2 पेज पहले देख लेना, ऑक्सीडेशन वाले का भी 2 आया था। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, पर सर इधर जाते हुए 2 सर बैलेंस हो गए। सर यहां पर 4 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। हाँ सर ये हो गया, ये 4 होने चाहिए ऑक्सीजन, 4 होने चाहिए, 4 का मतलब ये 4 हो गया। देखो जरा सब कुछ दोनों तरफ बैलेंस्ड है कि नहीं? 8 और नहीं सर गड़बड़ है कुछ, देखना क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है।
मैंने सबसे पहले कौन सा बैलेंस किया था, सबसे पहले मैं उसे पकड़ता हूं। जो इसका इन्फेक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल, इसका सर, यानी कि ऑक्सीजन होने चाहिए 4, है ना। 4 का मतलब ये 4 हो गया। सिमिलरली जो इसका इन्फेक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन का किए होने चाहिए गेन। गेन का मतलब है 4 आएगा। बैलेंस तो है यार, 4 और 4 8, हाँ बैलेंस है ना। सही है, अब सही है। पर अब क्या करेंगे, अब पहली बात तो इसको इकट्ठे लिख दो, 4H2O2 गिव्स यू 4H2O और 2O2। फिर मैंने कहा था सबसे बड़े इंटीजर से डिवाइड कर दो, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, सर बन गया 2H2O2 गिव्स यू 2H2O और 1O2। ले भाई बैलेंस हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन वाला भी। एक कह रहा है एन फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा यार, अभी अभी किया है, तुम लेट आए हो क्या, जस्ट अभी अभी 5 मिनट पहले तो किया मैंने। ये एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का भी 2 आया, रिडक्शन वाले का भी 2 आया, वही रखा है मैंने, कोई नई चीज रखी है क्या, नई चीज रखी है क्या। रिडक्शन वाले का भी 2, ऑक्सीडेशन वाले का भी 2। आइए अब बात करना शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस सबको पता है, यस सर। 9 घंटे हो गए। क्या इस मेथड से बेसिक वाले को बैलेंस कर सकते हैं? अरे बेसिक वाले में लास्ट स्टेप ही तो अलग होता है, बाकी सब तो सेम ही होता है, सारे स्टेप सेम। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O डालते हैं, ऑपोजिट साइड में OH नेगेटिव आयन डालते हैं, ठीक है। डिनर ब्रेक, चलो फिर ये लास्ट ब्रेक है? इसके बाद कोई ब्रेक मत मांगना। 8:05 हुए, 20 मिनट्स का ब्रेक है। सी यू अगेन एट 8:25 PM, ठीक है। डिनर कर लो भाई, लास्ट ब्रेक है यार ये, इसके बाद बस खत्म ही होना है, क्योंकि इलेक्ट्रो है, केमिकल काइनेटिक्स है और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अरे भाई शुरू करें। शुरू करें भाई। चैप्टर चल रहा है, चलिए आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। थ्योरी में अगर बात करें, सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है सर? जो एबिलिटी टू रेसिस्ट द करंट पास इन द बॉडी होती है उसी को क्या बोलते हैं आप? रेसिस्टेंस। यूनिट क्या होता है सर? उसका ओम होता है। नेक्स्ट कंडक्टेंस, जिसको कैपिटल जी या सी से भी लिखा जाता है, ये क्या होता है सर? ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम, या इसे सीमेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेसिस्टिविटी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, तो आर किसके बराबर आ जाएगा? रॉ एल बाई ए। रॉ किसके बराबर हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। दो डेफिनेशन है उसके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की। फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, दैट इज 1 बाय आर इंटू एल बाई ए। या एक और डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की, नंबर ऑफ आयंस जो 1 ml में होंगे उसका करंट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या बोलेंगे आप? कापा। यूनिट क्या होगा कापा का? पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक। पर ओम पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज करंट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, VML, गलती से 1 ml बोल दिया, वो तो कापा की डेफिनेशन थी। मोलर कंडक्टिविटी की क्या है? जब 1 मोल सॉल्यूट को डालेंगे VML सॉल्यूशन में, जितना भी टोटल करंट आएगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। करंट ऑफ ऑल द आयंस इन 1 ml, जितने भी ml में डाला है, 20 में डाला है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 25 में डाला है 25 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर्मूला हो जाएगा कापा इंटू 1000 आई एम। यूनिट भी लैम्डा एम का इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा एन भी बोलते हैं या लैम्डा इक्यू भी बोलते हैं। यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डाला है, तब टोटल जितना करंट आएगा, वहां 1 मोल डाला था, यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला सॉल्यूशन में, लैम्डा एन किसके बराबर आ जाएगा? कापा इंटू 1000 बाय एन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सॉरी, पर मोल की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला ना आपने। क्या दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? यस, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एन इंटू एन फैक्टर, ठीक। एन फैक्टर क्या होगा? वही टोटल चार्ज या तो कैटायन का या एनायन का। पेपर में आपसे पूछा जाएगा वेरिएशन ऑफ कापा विद डाइल्यूशन। पानी डालते हुए, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पानी डालें या वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पानी डालें, कापा पर क्या फर्क पड़ेगा? कापा होता है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml का करंट। नंबर ऑफ आयंस 1 ml में डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस 1 ml में डिक्रीज होंगे, तो ऑब्वियसली कापा भी क्या होगा? डिक्रीज। और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, कापा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे पानी डालोगे बेटा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो उनका करंट भी कम हो जाएगा 1 ml में। बट अगर वेरिएशन पूछा जाएगा आपको लैम्डा एम का विद डाइल्यूशन, लैम्डा एम भी आ सकता है पेपर में, लैम्डा एन भी आ सकता है विद डाइल्यूशन, लैम्डा एम है, इधर रूट सी है। सर रूट सी ही क्यों लिखा है? ये यहां से डिराइव्ड है इक्वेशन, लैम्डा सी एम
इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी m माइनस बी रूट y इज इक्वल टू c प्लस mx। पता चल गया रूट सी यहां पर क्यों लिखा है। जैसे कापा डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होता है, वैसे लैम्डा एम डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देखो जरा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, देखो देखो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, लैम्डा एम बढ़ता जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी ऐसा ही होगा, कापा इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बट रीजन दोनों का अलग अलग है, ये भी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये भी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है, बट रीजन दोनों का अलग अलग है। इसका लैम्डा एम इंक्रीज होने का रीजन है नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं क्योंकि डिग्री ऑफ डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इसका लैम्डा एम बढ़ने का कारण क्या है कि आयंस दूर दूर होते जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फ्री टू मूव होंगे। यहां नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, यहां पर दूर दूर होते जा रहे हैं, ये रीजन है दोनों का। नेक्स्ट इज पॉलिश लॉ। ये क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। बताओ ए के कितने आयंस प्रेजेंट है यहां पर x, बी के कितने आयंस प्रेजेंट है यहां पर, दैट इज y। ठीक है, अगर कभी अल्फा भी निकालने के लिए आ जाए, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड को लाइक जिंक है, उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डाल दो, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। यही टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज किया है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट, जब रिडक्शन हो रही है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। जिसका एसआरपी सबसे कम होता है पहले उसको रखा जाता है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा एंड सो ऑन। इसमें हाइड्रोजन का एसआरपी हम लोग 0 मान के चलते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वालों का नेगेटिव एसआरपी होगा, हाइड्रोजन से नीचे वालों का हम पॉजिटिव एसआरपी मान के चलते हैं। जैसे जैसे एसआरपी बढ़ता जाएगा वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि जिसका एसआरपी ज्यादा वो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जिसका एसआरपी कम होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हायर एसआरपी वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर एसआरपी वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा सेल जिसमें
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइक हमारा घर पे जो पेंसिल सेल यूज करते हैं आप रिमोट वगैरह में, उसमें यही होता है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही रिमोट वगैरह चलाने में काम आती है। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, वो ये रहा, जिसमें जिंक को हम जिंक सल्फेट में किसी में भी डाल सकते हैं, मैं जिंक सल्फेट मान रहा हूं, और कॉपर को हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे और दोनों को कनेक्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। फिर वोल्ट मीटर के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करना है? हमेशा याद रखिएगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कनेक्ट होगा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, वही कैथोड कहलाएगा और वहां पर रिडक्शन होगी। जिसका एसआरपी कम होगा वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एनोड कहलाएगा और यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। सर ऐसे भी हमने याद किया हुआ है, लोन है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होगी और वो एनोड कहलाता है, और इधर पीसीआर राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होगी, कैथोड कहलाता है और वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। बोला ये इसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन एनोड पर, ये देखिए कैथोड पर क्या होना है? दैट इज रिडक्शन। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगी? सेल रिएक्शन आ जाएगी। आपको यहां पर रीडिंग क्या आ रही है? अच्छा, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट हम यहां पर सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और साथ में अगार अगार जेल। अच्छा, वोल्ट मीटर की जो ये रीडिंग है तो बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। सर वो कैसे निकालते हैं? कैथोड वाले का एसआरपी माइनस एनोड वाले का भी एसआरपी। सर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हो रही है, हाँ, फॉर्मूला एसआरपी की टर्म्स में है। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी की टर्म में लिखी जाती है। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, हो रही है। ठीक है, और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर मैं इनमें से कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना रहने दूं, चेंज कर दूं, या टेम्परेचर 298 केल्विन ना रहने दूं, तब ई सेल चेंज हो जाएगी। यस, वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा नस्ट इक्वेशन से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, एनोड वाले की कह सकते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत भूलना। कैथोड वाले की ये एनोड वाले की कॉन्सेंट्रेशन है, एनोड वाले आयन की, ये कैथोड वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत भूल जाना उसके। यही है जो गलती हो सकती है एग्जाम में, और कोई गलती नहीं होगी। और कोई बात इसमें बतानी है? नहीं, इसमें तो बतानी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, यहां पर वो रिएक्शंस कराई जाती हैं जो जनरली नहीं होती हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी देके करवाया जाता है। इसमें क्या होगा? आप एक कंटेनर लेंगे, उसमें दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स रखेंगे, इनर्ट जनरली इनर्ट ही होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स किसी की भी हो सकते हैं, ग्रेफाइट की, मरकरी की। ठीक है, और इनको कनेक्ट करेंगे आप बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये रहा इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऑब्वियसली एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा।
जब आप यहां से बैटरी से करंट पास करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में जो कैटायन होगा उसका रिडक्शन होगा कैथोड पे, और जो एनायन होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। यहां ये एनायन एनायन यहां जाएगा, ये डिपॉजिट होगा, और जो कैथोड पर ये कैटायन यहां पर डिपॉजिट होगा आफ्टर द रिडक्शन। सर आप यहां पर तो एक कैटायन था, कैटायन यहां पे रिड्यूस हो गया, एक एनायन था वो यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक से ज्यादा कैटायन होंगे तब कौन सा यहां पर रिड्यूस होगा, एक से ज्यादा एनायन होंगे तब कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। कैटायन के बारे में बोलूं तो जिसका भी एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका भी एसआरपी ज्यादा होगा, वो डिपॉजिट होगा फर्स्ट एट कैथोड, एट कैथोड। मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव आयन है, तो कौन डिपॉजिट होगा कैथोड पे? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन नीचे पाया जाता है, उसका एसआरपी ज्यादा होगा। सर एनायन, एनायन के लिए ये है ऑर्डर। सल्फेट आयन की टेंडेंसी कम है ऑक्सीडाइज होने की, नाइट्रेट आयन की उससे ज्यादा, क्लोराइड आयन की उससे ज्यादा, क्रोमाइड आयन की उससे ज्यादा, और आयोडाइड आयन की सबसे ज्यादा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में राइट हैंड साइड में पाया जाएगा उसकी डिपॉजिट होने की टेंडेंसी एनोड पे उतनी ज्यादा होगी। दोनों यहां पर हाइड्रोक्साइड भी आना है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, फिर कौन डिपॉजिट होगा एनोड पे आफ्टर ऑक्सीडेशन? क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 बनेगा, और वही डिपॉजिट होगा एट एनोड, वही डिपॉजिट होगा एट एनोड। इसी के ऊपर बेस्ड है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यस सर, सर ये कांस्टेंट कौन सा है? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट, क्यू की वैल्यू क्या होती है IT, और फैराडेज कांस्टेंट, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। किसी भी चीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना हो, किसी भी चीज का, चाहे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, डज नॉट मैटर, इसका हमेशा चार्ज 1 फैराडे लगेगा। ठीक है, सर 1 मोल डिपॉजिट करना हो किसी भी चीज का तब n फैराडे लगेगा। n वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, है ना। लाइक कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कैल्शियम डिपॉजिट करा रहे हो तो इसमें n 2 है, बट अगर एल्यूमिनियम डिपॉजिट करा रहे हो 1 मोल तो इसमें n कितना है, दैट इज 3। नेक्स्ट फैराडेज सेकेंड लॉ। ये क्या कहता है? 2 अलग अलग सेल ले लीजिए, उनको सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, अगर आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो चार्ज उनमें सेम पास होगा। यस सर, चार्ज उनमें सेम पास होगा। यस सर, चार्ज अगर सेम पास होगा तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम डिपॉजिट होंगे, लिखा ही हुआ है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फैराडे चार्ज से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, तो अगर दोनों में 2 फैराडे चार्ज पास होगा तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। 3 फैराडे होगा, 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। तो फर्स्ट सेल में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे और सेकंड सेल में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास। फर्स्ट सेल में मान लो A डिपॉजिट हुआ है, दूसरे सेल में मान लो B डिपॉजिट हुआ है। फिर ऐसा भी कह सकते हैं रेशो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन खेलते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे रिलेटेड है? स्पीड ऑफ कैटायन से, इक्विवेलेंट वेट से? नहीं सर, इक्विवेलेंट वेट से। अभी जस्ट अभी किया हमने। फैराडेज लॉज किससे रिलेटेड है? इक्विवेलेंट वेट से। अगला बताइए, एक करंट है 1.7 एम्पियर का,
कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं वैल्यू सारी लिख देता हूं। इस पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। मोल्स निकाल लो, मोल्स। मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोल्स दे रखे हैं Zn2 पॉजिटिव आयन के, कितने दे रखे हैं यार? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी 0.3, समझ गया ना? लीटर में करिए, इनटू 0.16, 0.048 ZnSO4 के फॉर 230 सेकेंड्स। टाइम कितना लगाया पास करने में? 230 सेकेंड्स विद ए करंट एफिशिएंसी ऑफ 90%। अच्छा, रियलिटी में आई है कितना? 90% ऑफ 1.7। 17 को 9 से करना कितना होता है यार? 153 होता है ना? 153 यानी कि 1.53। करंट रियलिटी में इतना, भाई पास इतना कराया था, बट रियलिटी में पास हुआ कितना है? सिर्फ उसका 90%, बाकी 10% वेस्ट हो गया होगा, पता नहीं कहां गया। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन आफ्टर डिपोजिशन। पहले बताओ मास डिपॉजिट कितना हुआ जिंक का? मास डिपॉजिट कितना हुआ? सर ये अभी तो लिखा था आपने, इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी बाय एफ। मोलर मास जिंक का 65 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। और क्या एन फैक्टर 2 ही होगा? हाँ सर, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हुए होंगे? तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आ जाएगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर, ये रहा 96500। आई कितना है? 1.53। और टी कितना है भाई? टी कितना है? टी कितना है? टी कितना है? ये रहा 230 सेकेंड्स। मास कितना डिपॉजिट हुआ वो पता चल गया। यहां पर मास था कितना वो पता चल गया। 65 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देना, दोनों को माइनस कर देना और मोलैरिटी निकाल देना। ठीक है, कहते हो तो मैं थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं। मास ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, ये रहा 0.048 इंटू 65। ये हो गया मास डिपॉजिट। दोनों को माइनस कर देना, दोनों को माइनस कर देना, आपको क्या पता चल जाएगा? दैट इज कितना मास बच गया। उसको मोलर मास से डिवाइड करना, मोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि और नहीं वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम और ही वॉल्यूम 300 ml से भी डिवाइड करना। सॉल्व आप खुद करिएगा। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने काफी हद तक कैलकुलेशन कर दिए, थोड़ा बच गया। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl भी है और पानी भी है। ठीक है, कौन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कौन एनोड पे? मैंने अभी अभी बताया था। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? दैट इज कैटायन के बारे में। तो जिसका SRP ज्यादा होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा, एक तो सोडियम आयन है और एक ये देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है ना। हाँ सर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो दोनों में से SRP किसका ज्यादा है? सर इसका ज्यादा है, तो ये डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा कैथोड पे। हाइड्रोजन, अरे आंसर तो यहीं से आ गया, बट चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों में से भी बात करते हैं। यहां पर क्लोरीन का दे रखा है और ये हाइड्रोजन का दे रखा है। सर ये तो वही से सल्फेट आयन, फिर आपने बोला था नाइट्रेट आयन, फिर आपने बोला था हाइड्रोक्साइड आयन, फिर उसके बाद था क्लोराइड आयन। सर ये डिपॉजिट होगा, ये जो जितना राइट हैंड साइड पे था, जो जितना राइट हैंड साइड, मतलब इसके लिए तो वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं थी, वो हमें पता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द E0 सेल, अच्छा, ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। अच्छा E0 सेल में नहीं दे रखी और E सेल पूछी हुई है, कोई बात नहीं, E सेल पूछी हुई है, दैट इज E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। 2.303
RT/F को हम 0.06 भी लिख लेते हैं, वैसे बुक्स में इसको 0.059 लिखा हुआ है, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 0.06 लिख लेते हैं। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाले की, नीचे कैथोड वाले की। मैंने बोला था स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मत भूलना, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैथोड वाले का 3 है, ये मत भूलना, बस बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, यहीं पे गलती करेंगे। ई सेल निकालना है बेटा, पहले ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैथोड वाले का SRP, कैथोड 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 कौन है, कैथोड का है क्रोमियम वाला, नहीं आयरन वाला, सॉरी, SRP 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 ये दे रखा है -0.44, माइनस एनोड वाले का SRP -0.74, आंसर आ जाएगा +0.3 +0.3। एन बताओ जल्दी जल्दी। सर एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, सेम ही आएंगे, देखो जरा, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बट 2 क्रोमियम है तो 6 होगा। ऊपर क्या आ जाएगा, Cr3 पॉजिटिव आयन कितना, 0.1 स्क्वायर, नीचे 0.01 क्यूब, सर ये 0.01 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻2 है, नीचे 10⁻4 बच जाएगा, वो ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻2 10⁻6 10⁻4 बच जाएगा, और ऊपर जाके वो हो जाएगा 4.3 -0.04, क्या ये 0.26 वोल्ट हो जाएगा। वैल्यू देखना कहाँ पे है ये, वैल्यू देखना कहाँ पे है ये, सर इसका आंसर है दैट इज यही है, यही है सर। ई नॉट सेल आई है इतनी, ई सेल आई है उतनी। एक कह रहा है PYQ कब होगा, चलो बेटा ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल्स के दे रखे हैं, पोटेशियम का, सिल्वर का, Hg का, मैग्नीशियम का, क्रोमियम का, ठीक है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लगाना है। सर जिसका SRP सबसे ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जिसका SRP सबसे कम उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। अब देखो जरा सबसे कम कौन सी वैल्यू है, सबसे कम ये रहा, यानी कि इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, इसकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर सर ये तो नहीं आ सकता, इन्हीं में से कोई ना कोई आना है, ठीक है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी कम होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू ये Ag सबसे कम, ये रहा आंसर। नहीं है सर इन दोनों में से भी आ सकता है, ये नहीं होगा, कम से कम इतना पता चल गया इन दोनों में से होगा। अब क्रोमियम और मैग्नीशियम में से चेक कर लो, मैग्नीशियम वाला छोटा है और क्रोमियम वाला बड़ा है, क्रोमियम वाला बड़ा है, हाँ तो सर मैग्नीशियम बाद में आएगा। ये तो दोनों फॉर्मूले ये तो सेम ही दे रखे हैं यार, ये कर दिया इन्होंने। चलिए हो गया होगा, इनसे गलती हो गई होगी मेरे ख्याल से। Ag के बाद Hg आना है, बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद क्रोमियम आना है, हाँ क्रोमियम आना है, फिर मैग्नीशियम आना है, हाँ मैग्नीशियम आना है, फिर उसके बाद K आना है, हाँ K आना है। पता नहीं ये दोनों सही, आई मीन दोनों सेम है। is same amount of electric current is passed through solution of AgNO3 and HCl। अच्छा सेम करंट पास हुआ है यानी कि सेम चार्ज पास हुआ है, क्योंकि टाइम सेम है ना।
1.08 ग्राम सिल्वर ऑप्टेन हुआ है, तो बताइए हाइड्रोजन कितना ऑप्टेन होगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट एजी के डिपॉजिट होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट के डिपॉजिट होंगे हाइड्रोजन के। इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए एजी के? सर इसका n है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? वो गिवन होगा आपको, 108 होता है, डिवाइडेड बाय 1, फिर 108 आ जाएगा। और इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 1, 2 नहीं, मोलर मास की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं। इधर कितना डिपॉजिट हुआ? ये 1.08 डिवाइडेड बाय 108 है ना, मास बाय इक्विवेलेंट मास। इधर भी मास निकाल लेता हूं, इक्विवेलेंट मास 1 है, तो ये आ गया 1/100। बस अब इसकी वॉल्यूम निकाल लो, इसकी वॉल्यूम निकाल लो, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? सर जितना मोलर मास होता है 2 ग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 ग्राम की वॉल्यूम है 22.4, तो 1 ग्राम की कितनी होगी? आधा कर दो इसका, तो 1/100 की कितनी होगी? सर इसको भी 100 से डिवाइड कर दो। क्या बात कर रहे हो सर आप भी? लीटर, आंसर लीटर में दे रखा है, मिली लीटर में? सर मिली लीटर में दे रखा है, मिली लीटर में दे रखा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 ml आ जाएगा। 12 ml है, 112 ml। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। थ्री फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करिए कहां से? अलग अलग सॉल्यूशन है, एक AgNO3 का, कॉपर सल्फेट का, और एक AuCl3 का। इनके मोल्स कितने डिपॉजिट होंगे? अभी अभी बताया था, 1 फैराडे पास करने से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, 1 ग्राम। तो 3 फैराडे पास करने से 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। AgNO3 के भी 3 ग्राम, कॉपर के भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट, और तीसरा कौन सा है? AU3 पॉजिटिव, 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। 3 मोल्स इंटू एन फैक्टर आएगा, N1 है। 3 मोल्स इंटू एन फैक्टर आएगा, एन कितना है इसका? 2 है। 3 मोल्स इंटू एन फैक्टर आएगा, क्या यहां से मोल 3 आ गए? हाँ आ गए। इसके कितने मोल डिपॉजिट हुए हैं? सर 3/2। और इसके कितने हुए हैं? सर इसके 1। निकालो भाई रेशो, 3/3/2 सर इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 3, 2। ऐसी ऑप्शन है कोई? 6, 3, 2, ये रही ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन हाइड्रोजन लिबरेट करेगा ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? एल्यूमिनियम, Ag, कॉपर और Hg जो भी है, कौन लिबरेट करेगा? ठीक है, देखिए कौन हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है? कौन हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन का SRP ज्यादा होना चाहिए और उसका SRP कम होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाना चाहिए। ये भी हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये भी नीचे, ये भी नीचे। सर ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है सर, एल्यूमिनियम साथ में बदल। जो चीज ऊपर पाई जाएगी वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगी, नीचे जो पाई जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हमेशा रिड्यूस होगी। एल्यूमिनियम ऊपर पाया जाता है, हाइड्रोजन नीचे पाया जाता है। ठीक,
सेम क्वेश्चन है। अब पूछ लिया हाइड्रोजन लिबरेट कहां नहीं होगी, ये भी हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है, यानी कि लिबरेट करेगा, ऊपर पाया जाता है लिबरेट करेगा, ये भी पाया जाता है लिबरेट करेगा, ये हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है, ये बल्कि इसी क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में पूछ लिया, रिवर्स फॉर्म में पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन करिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, वॉशरूम हो गया।